आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए फाइनल के लिए डायरेक्ट टैक्स के केस लॉस जो नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आईसीएआई ने टोटल 14 केसेस बताए हैं नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए, न्यू केसेस। अब इन केसेस में टोटल 14 केसेस हैं और इन केसेस में 10 केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मई 2020 एग्जाम्स के लिए, जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था और पोस्ट किया था अपने YouTube चैनल पर 17 मार्च को 2020। तो वही वीडियो आपको दोबारा देखना है। रीजन, टोटल 14 केसेस में से 10 केसेस आईसीएआई ने वही रिपीट किए हैं जो मई 2020 एग्जाम्स के लिए उन्होंने बताए थे। तो वो केसेस कौन से हैं? वो 10 केसेस कौन से हैं? वो सेम ही हैं जो मई 2020 एग्जाम्स के लिए बताए गए थे और वो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं जुडिशियल अपडेट्स के नाम से। कब? 17 मार्च 2020 को। तो वो वीडियो भी आपको रेफर करना है और उसी वीडियो के लिए नीचे पीडीएफ फाइल भी दे रखी है, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। वो 10 केसेस कौन से हैं? देखिए, वो 10 केसेस हैं पीसीआईटी वर्सेस अरहम सॉफ्ट्रॉनिक्स। दूसरा केस मेटल एंड क्रोमियम प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, वलसाड डिस्ट्रिक्ट और रेहम फाउंडेशन और श्रीमती रीथा सभापति, और इसके अलावा ए एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और सुनील वासुदेवा, इसके अलावा यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और लक्ष्मण दास खंडेलवाल। ठीक है, तो 10 केसेस तो वही हैं। अच्छा, 4 नए केसेस और हैं जो इस जुडिशियल अपडेट जो नवंबर 2020 के लिए आईसीआई ने दिया है उसमें उसकी नंबरिंग है 1, 3, 6 और 8। ठीक है, तो इफेक्टिवली 4 केसेस ही नवंबर 2020 के लिए नए आए हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी भी पीडीएफ फाइल आपको, ये वाली पीडीएफ फाइल आपको इसी वीडियो के नीचे गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, और ये चारों ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं। तो चलिए, ये 4 न्यू केसेस क्या हैं, इसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल गेन चैप्टर में ट्रांसफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में दे रखी है, उसको लेकर ये केस है। केस का नाम है शेषाशायी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। शेषाशायी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। चलिए, इस केस के हम पहले फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? द एसएससी हैड सोल्ड ए लैंड एट चेन्नई में उसकी लैंड थी जो उसने एक बिल्डर को बेची फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 6 करोड़ 10 लाख। तो 6 करोड़ 10 लाख में उसने अपनी लैंड एक बिल्डर को बेच दी। वाइड मेमोरेंडम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और बाद में मेमोरेंडम ऑफ कॉम्प्रोमाइज भी बना। इवन देन, तो ये उसने अपनी लैंड बेचने के बावजूद भी क्या किया? न तो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया और न ही इस कैपिटल गेन पर टैक्स पे किया। ऑन सेल ऑफ लैंड पर उसको जो कैपिटल गेन हुआ था उस पर टैक्स भी पे नहीं किया। ठीक है, चलिए, तो रिटर्न भी फाइल नहीं किया और इस कैपिटल गेन पर टैक्स भी पे नहीं किया गया। अब एसएससी ने एग्रीमेंट टू सेल किया था। एक्चुअल हुआ क्या था?
एसएससी ने एग्रीमेंट टू सेल किया बिल्डर के साथ, बिल्डर वी लिमिटेड कंपनी, ठीक है, which provided that both parties were entitled to a specific performance of agreement, ठीक है। तो एग्रीमेंट में क्या लिखा गया कि दोनों पार्टीज लायबल हैं एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और एग्रीमेंट के तहत एसएससी ने परमिशन दे दी बिल्डर को कि आप इस लैंड पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो एसएससी ने बिल्डर को परमिशन दे दी कि वो उसकी जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे। इसके बाद क्या हुआ, पावर ऑफ अटॉर्नी वाज गिवन बाय एसएससी। एसएससी ने उस बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी टू एग्जीक्यूट एंड जॉइन इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेल एग्रीमेंट्स और डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी आफ्टर डेवलपिंग इट इनटू फ्लैट्स, ताकि वो बिल्डर कंपनी उस पर फ्लैट कंस्ट्रक्ट करा के पब्लिक को सेल कर सके, ठीक है। ऐसा करना होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी दिए बगैर वो एसएससी की जमीन पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते थे। जब तक एसएससी उनको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देगा तब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए कंसीडरेशन कितना डिसाइड हुआ था, 6 करोड़ 10 लाख, लेकिन बाद में दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज डीड बना जिसमें कंसीडरेशन को लेकर कुछ बार्गेनिंग हुई और कंसीडरेशन कुछ कम हो गया, ठीक है। तो वो बात आगे आ रही है। सब्सिक्वेंटली ए मेमोरेंडम ऑफ कॉम्प्रोमाइज वाज एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज अंडर विच the agreement to sell and power of attorney were confirmed। तो एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी कंफर्म हो गई एंड सम ऑफ 50 lakhs was reduced from total consideration of 6 करोड़ 10 लाख में से कुछ कंसीडरेशन कम हो गया। दोनों पार्टीज के बीच में कंसीडरेशन को लेकर बार्गेनिंग हुई, ठीक है। अब जो कॉम्प्रोमाइज डीड बना उसमें 3 क्लॉजेस थे, क्लॉज नंबर 3, 4 एंड 5। उसकी बातों को हम पढ़ते हैं। तो क्लॉज नंबर एग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 3, 4, 5 क्या था वो पढ़ते हैं। क्लॉज 3 में दे रखा था एसएससी हैड रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹4 करोड़ 68 lakhs आउट ऑफ द एग्रीड सेल कंसीडरेशन, ठीक है। तो एसएससी को पहले कुछ अमाउंट रिसीव हो चुका था, एसएससी ये कॉम्प्रोमाइज डीड में कंफर्म कर रहा है। फिर बाकी का बैलेंस अमाउंट कब मिला, बैलेंस 1.05 करोड़ टुवर्ड्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब देखिए लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है, क्या हुआ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, मतलब इतना ही अमाउंट दिया जाएगा ओवरऑल टोटल, ठीक है। मतलब देखिए अगर आप टोटल करेंगे 4 करोड़ 68 लाख और 1.05 करोड़, ठीक है, तो आपकी टोटल इतनी नहीं बनेगी, टोटल आपका 6 करोड़ 10 लाख नहीं बनेगा, ठीक है। करके देख लीजिए। तो क्या हुआ, डिफरेंस का क्या हुआ, उसके लिए दोनों पार्टीज में बार्गेनिंग हुई और कॉम्प्रोमाइज डीड इसी के लिए बनाया गया, ठीक है। तो अब लैंग्वेज ये है कि इतना ही अमाउंट मिला ओवरऑल, इसलिए वर्ड यूज किया गया है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू वुड बी पेड बाय, और वो बाकी का बैलेंस अमाउंट कैसे पेड होगा, बाय 7 पोस्ट डेटेड चेक्स, ठीक है। तो चेक से पेमेंट होगा, टोटल 7 पोस्ट डेटेड चेक्स इशू किए गए, ठीक है। बिल्डर कंपनी ने इस पर्सन को टोटल 7 पोस्ट डेटेड चेक्स इशू कर दिए बैलेंस कंसीडरेशन के लिए। फिर टोटल 7 चेक्स में से क्या हुआ, लास्ट 2 चेक्स वुड बी प्रेजेंटेड, लास्ट 2 चेक कब दिए जाएंगे, ओनली अपॉन ड्यू रिसिप्ट ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब
ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है? डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, ये जो एसएससी है, जब उसको पूरा पैसा मिल जाएगा तो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा बिल्डर कंपनी को, ठीक है, ताकि ओनरशिप को लेकर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं रहे, ठीक है। तो जब एसएससी को पूरा पैसा मिल जाएगा, तो वो बिल्डर कंपनी को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, कि मैं ओनरशिप फुल्ली ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। तो ये केस के फैक्ट्स हमने पढ़े। एग्रीमेंट टू सेल हुआ, ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई, ठीक है, उसके बाद अमाउंट को लेकर कुछ बार्गेनिंग हुई, कॉम्प्रोमाइज डीड एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। और टोटल पेमेंट कैसे होना था? इनिशियल पहले 4 करोड़ 68 लाख पेमेंट हो गया था, बाकी का बैलेंस कंसीडरेशन 7 पोस्ट डेटेड चेक से होना था, जिसमें से लास्ट 2 चेक कैसे दिए जाएंगे? जब एसएससी बिल्डर कंपनी को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या? एसएससी ने इस कैपिटल गेन पर टैक्स पे नहीं किया और इवन रिटर्न भी फाइल नहीं किया। तो एसएससी को क्या हुआ? सेक्शन 148 का नोटिस आया। इसके बाद सेक्शन 142 का भी नोटिस आया, ठीक है। वो इस केस में यहां आपको आईसीआई ने मेंशन नहीं किया है, फिर आईसीआई ने आपको फाइनल पिक्चर बता दी कि फाइनली क्या हुआ? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर 144 पास हो गया, ठीक है। तो ट्रीटिंग एंटायर सेल कंसीडरेशन, उसमें पूरे सेल कंसीडरेशन को कैपिटल गेन मान लिया गया। चलिए, तो ये केस के फैक्ट्स थे। अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्वेश्चन क्या रखा गया उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ये राइज हुआ, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं है क्या? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व क्या है? कैन एनी ट्रांजैक्शन which enables the enjoyment of immovable property be considered as enjoyment as a purported owner thereof for being treated as transfer? क्या इसे ट्रांसफर नहीं माना जाए? ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 क्लॉज 6 में ऑफ ए कैपिटल एसेट विच इज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड, और क्या उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगे क्या? ठीक है, तो क्या इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाए, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगे क्या? ये सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, अब हम बात करते हैं रेलेवेंट सेक्शन की। तो रेलेवेंट सेक्शन क्या है यहां पर रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, जिसमें ट्रांसफर की डेफिनेशन दे रखी है। तो सेक्शन 247 में ट्रांसफर की डेफिनेशन दे रखी है इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट। उसमें सब क्लॉज 5 है और सब क्लॉज 6 है। तो सब क्लॉज 5 क्या बोलता है? एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग ऑफ द पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी को पोजीशन ट्रांसफर कर देते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अंडर सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, तो उसे ट्रांसफर माना जाता है। ठीक है, तो इस सेक्शन के सब क्लॉज 5 में
इस सेक्शन के सब क्लॉज 5 में ऐसे ट्रांजैक्शन को जो अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत है उसे ट्रांसफर माना जाता है। और क्लॉज 6, अब इसका ध्यान रखना, ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो इस क्लॉज में क्या दे रखा है? इस क्लॉज में दे रखा है कि एनी ट्रांजैक्शन whether by way of becoming a member of or acquiring shares in cooperative society, company, other AOP, or by way of any agreement or arrangement or in any other manner whatsoever which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, तो ऐसा ट्रांजैक्शन भी ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 247 में ये क्लॉज 6 में दे रखा है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट क्या? इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसफर माना जाता है। चलिए, तो ये रेलेवेंट प्रोविजंस थे जो हमने पढ़े। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उसकी बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना ही एक केस रेफर किया, CIT वर्सेस बलबीर सिंह मैनी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन है। हाँ, बट आपके कोर्स में नहीं था तो आपने कभी नहीं पढ़ा पहले। ये 2018 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना यही पुराना केस रेफर किया, उसमें सेक्शन 247 को लेकर ऐसी कुछ बातें थी जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस केस में इंटरप्रेट कर चुका था। उन्हीं बातों को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर रेफर कर लिया इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? Any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property would come under section 247 clause 6, कि वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर माना जाएगा सेक्शन 247 क्लॉज 6 में। क्यों? The object is to tax a de facto transfer of immovable property. ऑब्जेक्ट क्या है कि immovable property का de facto मतलब एक्चुअल ट्रांसफर हुआ है, इफेक्टिवली तो ट्रांसफर हुआ है। In which though title may not be transferred in law, टाइटल भले ही ट्रांसफर नहीं हुए हों, there is in substance a transfer of title in fact, वास्तव में तो टाइटल ट्रांसफर हो चुके हैं। सब्सटेंस क्यों? फुल पेमेंट हो गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया पार्टीज के बीच में। ठीक है, द एक्सप्रेशन इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ टेक्स कलर फ्रॉम अर्लियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो वर्डिंग थी इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कलर ले रहा है कहां से? अर्लियर एक्सप्रेशन से। और अर्लियर एक्सप्रेशन क्या है? ट्रांसफरिंग। ठीक है, तो ट्रांसफर माना जाएगा। सो दैट इट इज क्लियर दैट एनी ट्रांजैक्शन विच इनेबल्स द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी एंजॉयमेंट एज ए परपोर्टेड ऑनर देयरऑफ। तो सेक्शन 247 क्लॉज 6 में इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, खैर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पुराना केस रेफर किया और ट्रांसफर क्या होता है सेक्शन 247 क्लॉज 6 वाला वो बताया। खैर अभी जो हमारे सामने केस दे रखा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है उसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, एसएससी's राइट इन दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी वर extinguished on receipt of last check।
जब एसएससी को लास्ट चेक रिसीव हुआ, ठीक है, जब एसएससी को लास्ट चेक रिसीव हुआ तब एसएससी का उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सारे राइट्स एक्सटिंग्विश्ड हो गए, ठीक है। तो एक्सटिंग्विश की बातें कहां दे रखी होती हैं? सेक्शन 247 में, ठीक है, और क्लॉज सेकंड में उसकी बातें होती हैं। एक्सटिंग्विशमेंट की बातें क्लॉज सेकंड में दे रखी हैं। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज डीड हुआ, कुड बी स्टेटेड टू बी ए ट्रांजैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अमाउंट को लेकर बार्गेनिंग हुई और कॉम्प्रोमाइज डीड बनाया गया, वो भी क्या माना जा सकता है? ऐसा ट्रांजैक्शन विच हैड द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो केस में क्या बातें सामने आ रही हैं? टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? ये कैपिटल गेन एसएससी को किस ईयर में टैक्सेबल होगा? जब एसएससी को लास्ट चेक रिसीव हुआ तब ये कैपिटल गेन उसको टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो क्लियर बात सामने आ रही है कि, तो देखिए ये एक्सटिंग्विशमेंट की बात आई, तो ये मैटर कवर हो गया सेक्शन 247 क्लॉज सेकंड में, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज डीड को ट्रांजैक्शन माना जाएगा विच हैड द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात कवर हो रही है सेक्शन 247 और क्लॉज 6 में, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है दो क्लॉजेस में, सेक्शन 247 के दो क्लॉजेस में, क्लॉज 2 में जिसमें एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन कैपिटल एसेट की बात बोली गई, ठीक है, और क्लॉज 6 में जिसमें क्या बोला गया? एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली बात बोली गई। तो ये ट्रांसफर है इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट और इस पर कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होगा। बात समझे? तो इशू क्या था? टैक्सेबिलिटी ईयर को लेकर था। एसएससी टोटली गलत था, उसने लैंड ट्रांसफर की और उसे लास्ट चेक भी रिसीव हो गया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। इवन देन वो अपनी कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी के लिए डिनाई कर रहा था, मना कर रहा था, ठीक है। उसका कहना था ये कैपिटल गेन चैप्टर के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि ये ट्रांसफर है और ये ट्रांसफर सेक्शन 247 में दो क्लॉजेस में फॉल कर रहा है ट्रांजैक्शन। एक तो इसे एक्सटिंग्विशमेंट एसएससी के राइट्स इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में टोटली एक्सटिंग्विश हो गए, ठीक है। तो सेक्शन 247 का क्लॉज सेकंड भी लग गया और क्लॉज 6 भी लग गया, जिसमें दे रखा था एनी ट्रांजैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन दो क्लॉजेस में फॉल कर रहा है, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 247, राइट। तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस की बात करें, दूसरा केस है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, या हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर का के लिए केस है। ये केस का नाम है डालमिया पावर लिमिटेड एंड एएनआर वर्सेस एसीआईटी। ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये चारों केसेस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ही हैं। चलिए पहले केस के फैक्ट्स देखते हैं। केस के फैक्ट्स क्या थे? केस के फैक्ट्स क्या हैं? एसएससी जो ट्रांसफरी कंपनीज हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ा अमालगमेशन था ये, जिसमें ट्रांसफरी कंपनीज भी एक से ज्यादा थी और ट्रांसफरर कंपनीज भी एक से ज्यादा थी, ठीक है।
ट्रांसफरी कंपनी भी एक से ज्यादा और ट्रांसफरर कंपनीज भी एक से ज्यादा, जिसमें क्या हुआ, एसएससी। अच्छा, एसएससी का स्टेटस क्या है? डालमिया पावर लिमिटेड, ये ट्रांसफरी कंपनी थी और अमालगमेशन हुआ। ठीक है। अच्छा, अमालगमेशन होता है तो ट्रांसफरी कंपनी का क्या मतलब होता है? अमालगमेटेड कंपनी। ठीक है, अमालगमेटेड कंपनी थी ये। चलिए, और तो एसएससी एंटर्ड इनटू इंटरकनेक्टेड स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन विथ 9 ट्रांसफरर कंपनीज। तो ट्रांसफरर कंपनीज मतलब अमालगमेटिंग कंपनीज, वो टोटल 9 कंपनीज थी। और द अपॉइंटेड डेट ऑफ स्कीम वाज January 1, 2015। तो इस अमालगमेशन की डेट, अपॉइंटेड डेट क्या थी? January 1, 2015। अब देखिए, कोई भी अमालगमेशन होता है तो क्या वो एनसीएलटी की परमिशन या अप्रूवल के बगैर हो सकता है क्या? आपका कंपनीज एक्ट पढ़ रखा है आपने, बताइए। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल के बगैर हो सकता है क्या? नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। तो ये जो अमालगमेशन की स्कीम है वह ड्यूली अप्रूव्ड एंड सैंक्शन्ड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी बाय 7 ऑर्डर्स। ठीक है, उन्होंने टोटल 7 ऑर्डर पास किए, जिसमें से लास्ट वाला ऑर्डर 1 मई 2018 को पास हुआ। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि अमालगमेशन की अपॉइंटेड डेट तो है January 1, 2015, लेकिन अप्रूव कब जाके स्कीम हो पाई? लास्ट ऑर्डर उसका कब पास हुआ? May 1, 2018 को। अब जो एसएससी थे, ट्रांसफरी कंपनीज थी, उन्होंने अपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किए असेसमेंट ईयर 16-17 का अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, तो कब फाइल हुए रिटर्न? सितंबर 30, 2016 को और नवंबर 30, 2016 को रेस्पेक्टिवली डिक्लेयरिंग लॉस एंड नील इनकम। ठीक है, तो उन्होंने अपना नॉर्मल रिटर्न फाइल कर दिया। ओरिजिनल रिटर्न, देखिए वर्ड यूज हुआ है, ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया। तो जो ट्रांसफरी कंपनीज थी, मतलब अमालगमेटेड कंपनीज, उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया। देखिए, इन डेट्स तक जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुए, तब तक ये अमालगमेशन की स्कीम एनसीएलटी ने अप्रूव नहीं की थी। तब तक एनसीएलटी ने ये स्कीम अप्रूव कब की? देखिए, 1 मई 2018, ये डेट दे रखी है लास्ट ऑर्डर पास होने की। ठीक है, तो तब तक ओरिजिनल रिटर्न इनको फाइल करने पड़े अमालगमेटेड कंपनीज, मतलब ट्रांसफरी कंपनी को, अमालगमेटेड कंपनीज को रिटर्न फाइल करने पड़े। देखिए, अमालगमेशन में होता क्या है? ओल्ड कंपनीज का लॉस न्यू कंपनीज को मिल जाता है, ओल्ड कंपनी का लॉस न्यू कंपनी को मिल जाता है। ठीक है, और न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी से मिले हुए लॉस को अपनी इनकम से सेट ऑफ करवा सकती है। ठीक है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट होता है ना अमालगमेशन करने का, ताकि ओल्ड कंपनी से जो लॉस मिले, न्यू कंपनी उस लॉस को अपनी इनकम में से सेट ऑफ करवा दे। लेकिन हुआ क्या? इन ट्रांसफरी कंपनीज को ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना पड़ा, क्योंकि तब तक एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर पास नहीं किया था, अप्रूवल ऑर्डर पास नहीं किया था। ठीक है, तो इन ट्रांसफरी कंपनीज ने ओल्ड कंपनी का लॉस सेट ऑफ कराए बगैर नॉर्मल वे में अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया। तो ट्रांसफरी कंपनीज ने ओल्ड कंपनीज के लॉसेस का सेट ऑफ क्लेम नहीं किया और अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल
कर दिया। फिर क्या हुआ? Thereafter these companies, मतलब ट्रांसफरी कंपनीज मैन्युअली फाइल्ड। अब उन्होंने मैन्युअली फाइल क्या किया, ध्यान से सुनना, रिवाइज रिटर्न। असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए उन्होंने रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया। देखिए, ओरिजिनल रिटर्न का सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और रिवाइज्ड रिटर्न का सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। तो 139 सबसेक्शन 5 में उन्होंने रिवाइज रिटर्न कब फाइल किया, 27 नवंबर 2018 को। और उसमें रिवाइज रिटर्न में क्या क्लेम किया उन्होंने, लॉसेस इन करंट ईयर टू बी कैरिड फॉरवर्ड। मतलब ओल्ड कंपनी अमालगमेटिंग कंपनी से, मतलब ट्रांसफरर कंपनी से इनको जो लॉस मिला वो कैरी फॉरवर्ड क्लेम कर लिया बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनीज। तो ट्रांसफरर कंपनीज ने जो कंप्यूटेशन रिवाइज किया अपना, उसके बेसिस पर ट्रांसफरी कंपनीज ने अपना रिवाइज रिटर्न फाइल किया, जिसमें ओल्ड कंपनी ट्रांसफरर कंपनीज ने जो लॉस उनको दिया, जो लॉस उनको ट्रांसफरर कंपनी से मिला, वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड क्लेम कर दिया। ठीक है, चलिए फिर ऑन दिसंबर 5, 2018 को डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि एसएससी आपने जो रिवाइज रिटर्न फाइल किया है उसकी टाइम लिमिट निकल चुकी है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट जा चुकी थी, उसके बाद एसएससी ने रिवाइज रिटर्न फाइल किया। और उसमें रिवाइज रिटर्न फाइल वैसे कर सकते हैं, सीबीडीटी को कंडोनेशन लेटर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने क्या ऑब्जेक्शन किया कि आपने रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, उसके बाद आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया विदाउट ऑब्टेनिंग कंडोनेशन ऑफ डिले फ्रॉम सीबीडीटी। आपने सीबीडीटी से कंडोनेशन नहीं ली है। ठीक है, लेनी होती है वैसे अंडर सेक्शन 119 2B में, और उसके लिए सीबीडीटी का सर्कुलर भी है, सर्कुलर नंबर 9/2015। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट जा चुकी है, उसके बाद आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, तो इस केस में आपको सीबीडीटी से कंडोनेशन लेना चाहिए। ठीक है, आपको कंडोनेशन माफीनामा लिखना चाहिए, सीबीडीटी को लेटर लिखना चाहिए, वो आपको अलाउ कर सकती है लेट रिवाइज रिटर्न फाइल करना। बट आपने सीबीडीटी को कंडोनेशन लेटर भी नहीं लिखा, तो हम क्या करते हैं, हम डिसअलाउ कर देते हैं क्लेम ऑफ लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी जो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, वो क्लेम हम रिजेक्ट करते, डिसअलाउ करते हैं। और वो क्लेम किसमें किया गया था, रिवाइज्ड रिटर्न्स में किया गया था। तो कहने का मतलब डिपार्टमेंट कह रहा है हम रिवाइज रिटर्न को इग्नोर करेंगे, उसमें ही लॉस कैरी फॉरवर्ड किया गया वो हम इग्नोर करेंगे, और एनसीएलटी का ऑर्डर भी हम इग्नोर करेंगे। मतलब डिपार्टमेंट किस बात को इंसिस्ट कर रहा है कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हो, टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाने के बाद कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन पहले सीबीडीटी को आप कंडोनेशन लेटर लिखो। अगर वो अलाउ करे सीबीडीटी आपको, तो आप रिवाइज रिटर्न बियॉन्ड टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी फाइल कर सकते हो, लेकिन आपने तो सीबीडीटी को कंडोनेशन लेटर लिखा ही नहीं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया और बोला एसएससी हम आपको ट्रांसफरी कंपनीज हम आपको ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और मतलब डिपार्टमेंट
एसएससी का रिवाइज रिटर्न इग्नोर कर रहा है और एनसीएलटी का ऑर्डर भी इग्नोर कर रहा है। चलिए, तो अब ये किसके फैक्ट्स हमने पढ़े। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ की, कि इसमें क्या पूछा गया, कोर्ट से क्या पूछा गया। कैन डिले इन सबमिटिंग द रिवाइज रिटर्न ऑफ अमालगमेटेड कंपनी आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम एनसीएलटी बट बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। तो क्या ऐसा रिवाइज रिटर्न अलाउ किया जाए, बी परमिटेड अदरवाइज देन बाय ऑफ सीबीडीटी कंडोनेशन, जहां पर सीबीडीटी ने कंडोनेशन नहीं दी है अंडर सेक्शन 119 2B में सीबीडीटी ने कंडोनेशन नहीं दी है, तो क्या ये रिवाइज रिटर्न टाइम लिमिट के बाद फाइल हो रहा है, इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है। अब देखिए, तो यहां पर कौन कौन से प्रोविजंस काम आएंगे उसकी बात कर लेते हैं एक बार हम। देखिए, रेलेवेंट प्रोविजन क्या है। अभी बात हमने की थी सेक्शन 119 2B की, वो एप्लीकेबल कब होता है, जब एसएससी के साथ जेन्युइन हार्डशिप हो रही हो टू एडमिट एन एप्लीकेशन, claim any exemption, deduction, refund or any other relief under the act after the expiry of prescribed period under the act। ठीक है, तो एक्ट में जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड दे रखा है वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद अगर एसएससी कोई एग्जाम्पशन लेना चाहता है, डिडक्शन लेना चाहता है, रिफंड या रिलीफ क्लेम करना चाहता है, तो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा सकती है टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी, बट ये पावर सिर्फ सीबीडीटी को है सेक्शन 119 सबसेक्शन 2B में। इसके अलावा सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 बना हुआ है, उसमें क्या बोला गया है, एसएससी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है अगर वो अपने ओरिजिनल रिटर्न में कोई ओमिशन और मिस्टेक पाता है, तो वो अपना रिटर्न रिवाइज कर सकता है। और रिवाइज रिटर्न उसे कब तक सबमिट करना होगा, एट एनी टाइम बिफोर 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो कब तक फाइल कर सकता है, 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब यहां पर एक खास बात, अब एट प्रेजेंट देखा जाए ना, तो ये टाइम लिमिट अब एट प्रेजेंट क्या है, एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, लेकिन जब ये केस हुआ तब टाइम लिमिट क्या थी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की, 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और अब क्या है, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो इस केस में कौन सी टाइम लिमिट काम आएगी, एट प्रेजेंट तो क्या है, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन जब ये केस हुआ था तब क्या टाइम लिमिट थी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की, वही काम आएगी ना, बिफोर 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न की फाइल करने की टाइम लिमिट बताता है। इसके अलावा सेक्शन 170 सबसेक्शन 1 है, उसमें क्या बोला हुआ है, successor of an SSC shall be assessed in respect of the income of the previous year after the date of succession। ठीक है, तो सक्सेशन की डेट के बाद जो इनकम होगी वो सक्सेसर के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। अच्छा, इस केस में सक्सेसर कौन है, अमालगमेटेड कंपनीज। ठीक है, वो सक्सेसर है ना, तो सक्सेशन की डेट के बाद जो इनकम होगी वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, सक्सेसर अमालगमेटेड कंपनीज के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। तो यहां हम 3 केस रेलेवेंट मान रहे हैं, सेक्शन 119 सबसेक्शन 2B और 139 सबसेक्शन 5 और 170 सबसेक्शन 1। ठीक है, चलिए अब रेलेवेंट प्रोविजंस हमने देख लिए, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन दे रहा है।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस नोट किए कि ये जो स्कीम है अमालगमेशन की बिटवीन एसएससी जो ट्रांसफरी कंपनीज थी और 9 ट्रांसफरर कंपनीज थी, उसमें स्कीम के अंदर ही क्या दे रखा था, enabled the SSCs to file revised return। NCLT ने जो अमालगमेशन की स्कीम अलाउ की थी उसके अंदर ही पावर दे दिया था रिवाइज रिटर्न फाइल करने का। इवन आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग और रिवाइजिंग सच रिटर्न हैड लैप्स्ड, भले ही वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अमालगमेशन की स्कीम अप्रूव हुई थी उसके अंदर ही दे रखा था कि रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, भले ही इनकम टैक्स के अंदर जो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट दे रखी थी वो भले ही एक्सपायर हो चुकी हो, विदाउट इनकरिंग एनी लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड एनी अदर सम। तो इंटरेस्ट पेनल्टी की भी कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं होगी इस केस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि जो अमालगमेशन की स्कीम थी उसके अंदर ही दे रखा था कि ये सब लोग रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन कंप्लायंस विद सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नोटिस भी भेजा गया था डिपार्टमेंट को। नोटिस इन फॉर्म CAA 3 अंडर रूल 8(1) ऑफ कंपनीज कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रूल्स 2016, ठीक है। तो नोटिस भी भेजा गया था किसको, अरे डिपार्टमेंट को नोटिस भी भेजा गया था। NCLT ने डिपार्टमेंट को नोटिस भी भेजा और डिपार्टमेंट हैड नॉट रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन। डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 days डिस्पाइट सर्विस ऑफ नोटिस। तो NCLT ने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस भेजा था और डिपार्टमेंट ने तब तो कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, ठीक है। देयरआफ्टर द स्कीम, और यही बात देखते हुए NCLT ने ये अमालगमेशन की स्कीम सेंशन कर दी, ठीक है। और जब सेंशन हो गई तो ये स्कीम का क्या हुआ, अटेंड स्टैट्यूटरी फोर्स, ठीक है। इसका बाइंडिंग इफेक्ट हो गया ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी सबके लिए। क्यों, किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने, इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कोई ऑब्जेक्शन रेज किया ही नहीं, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया था NCLT के ऑर्डर के बारे में और उसका ऑब्जेक्शन पूछा गया था, तब तो डिपार्टमेंट ने उस ऑब्जेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला। अब अमालगमेशन हो गया, NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया और अब क्या हुआ, आफ्टर अमालगमेशन अमालगमेटिंग कंपनीज लॉस्ट देयर सेपरेट आइडेंटिटी। अमालगमेटिंग कंपनीज खत्म हो जाती हैं, उनका क्या हो जाता है, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है अपॉन अप्रूवल ऑफ अमालगमेशन स्कीम्स, ठीक है। मतलब ओल्ड कंपनीज की आइडेंटिटी टोटल खत्म, ओल्ड कंपनीज मर जाती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है, द स्कीम्स विच इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजंस ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न्स बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो NCLT ने जो अमालगमेशन स्कीम पास की थी उसके अंदर ही दे रखा था कि रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, वुड केम इनटू फोर्स रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम अपॉइंटेड डेट। कब अपॉइंटेड डेट क्या थी, जनवरी 1, 2015 थी ना, तब से ही इनको पावर मिल गया था कि ये रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे। NCLT ने अप्रूवल लेट दी, इसमें SSC की क्या गलती, बताइए, SSC की कोई गलती है क्या? इन्होंने अपॉइंटेड डेट क्या रखी थी, देखिए फैक्ट्स में आइए, अपॉइंटेड डेट थी आपकी जनवरी 1, 2015,
ठीक है। और स्कीम अप्रूव कब हुई, सेंक्शन कब हुई, एनसीएलटी का लास्ट ऑर्डर कब पास हुआ, May 1, 2018 को, ठीक है। तो इस बीच में 2 साल निकल गए। अब अप्रूवल लेट मिली तो एसएससी की क्या गलती? देखिए, अमालगमेशन स्कीम तब तक इफेक्टिव नहीं मानी जाती है जब तक एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं मिलती, ठीक है। अप्रूवल मिले बगैर क्या अमालगमेटेड कंपनी अमालगमेटिंग कंपनी से मिले हुए लॉस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकती है क्या? नो, नहीं कर सकती। तो इस केस में हुआ क्या, एनसीएलटी ने अप्रूवल ही लेट दी अमालगमेशन स्कीम को। तो इसमें एसएससी की क्या गलती? एसएससी की कोई गलती नहीं। और जो स्कीम पास की गई उसके अंदर भी एनसीएलटी ने अलाउ कर दिया था कि एसएससी रिवाइज रिटर्न प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी फाइल कर सकता है, ठीक है। तो वो बात ऑलरेडी अमालगमेशन स्कीम के अंदर दे रखी थी। तो एसएससी ने अकॉर्डिंगली एसएससीज मतलब जो भी ट्रांसफरी कंपनीज थी उन्होंने अपना रिवाइज रिटर्न फाइल किया 27 नवंबर 2018 को, ठीक है। अब इस केस में सेक्शन 170 सबसेक्शन 1 का क्या यूज है? सक्सेसर कौन है? अमालगमेटेड कंपनी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? रिवाइज रिटर्न को एक्सेप्ट करना चाहिए। असेसमेंट ईयर 16-17 का रिवाइज रिटर्न जो ट्रांसफरी कंपनी अमालगमेटेड कंपनी ने फाइल किया है, जिसमें उन्होंने ओल्ड कंपनी से मिले हुए लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना बताया है, वो ऐसा रिवाइज रिटर्न एक्सेप्ट करना चाहिए डिपार्टमेंट को। एंड एसेस द इनकम ऑफ एसएससीज ट्रांसफरी कंपनीज टेकिंग इनटू अकाउंट, जिसमें वो एनसीएलटी की अमालगमेशन स्कीम के को ध्यान में रखते हुए एसेस करें इनकम ट्रांसफरी कंपनीज की। और ऐसा क्यों? फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो देखिए, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि डिपार्टमेंट को ये रिवाइज रिटर्न एक्सेप्ट करने चाहिए। इवन इफ इनकम टैक्स एक्ट में जो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट दे रखी है वो जा चुकी है, इवन देन डिपार्टमेंट को रिवाइज रिटर्न एक्सेप्ट करने चाहिए ड्यू टू एनसीएलटी ऑर्डर्स। और ऐसा क्यों? उसका भी रीजन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस केस में सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। दूसरा सेक्शन 1192B वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, रिवाइज रिटर्न 139 सबसेक्शन 5 कब एप्लीकेबल होता है? जब एसएससी के ओरिजिनल रिटर्न के अंदर कोई मिस्टेक हो, ओमिशन हो, रॉन्ग स्टेटमेंट हो, तब रिवाइज रिटर्न का सेक्शन लगता है 139 सबसेक्शन 5। वो इस केस में लगेगा ही नहीं। पहली बात ये, क्यों नहीं लगेगा उसका क्या जवाब है आपके पास? द डिले वाज ड्यू टू द टाइम टेकन टू ऑब्टेन सैंक्शन ऑफ स्कीम फ्रॉम एनसीएलटी। एनसीएलटी से अप्रूवल लेने में डिले हुई है। तो एसएससी कंपनी के लिए क्या था? इम्पॉसिबल था फॉर एसएससी कंपनी टू हैव फाइल्ड द रिवाइज रिटर्न। बताइए, एसएससी कंपनीज के लिए पॉसिबल था क्या कि वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सके बिफोर द ड्यू डेट ऑफ March 31, 2018 को? क्यों? एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर ही कब पास किया था? May 1, 2018 को। तो जब एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर ही May 1, 2018 को पास किया, तब तक रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट जा चुकी थी। ठीक है, एनसीएलटी ने अपना अप्रूवल ऑर्डर ही लेट पास किया, तो एसएससी का तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। साथ ही साथ एसएससी के लिए इम्पॉसिबल था रिवाइज रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट तक। जो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तब तक एसएससी के लिए रिवाइज
रिटर्न फाइल करना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो इस केस में सेक्शन 139, इस केस में सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। वो तब एप्लीकेबल होता है जब ओरिजिनल रिटर्न के अंदर कोई ओमिशन हो, रॉन्ग स्टेटमेंट हो, तब। इस केस में तो कोई रॉन्ग स्टेटमेंट था ही नहीं ओरिजिनल रिटर्न में। क्लियर। और दूसरा पॉइंट, सेक्शन 119 सबसेक्शन 2B भी एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, क्योंकि इस केस में एसएससी ने अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चर किया, अमालगमेशन, और रिवाइज रिटर्न फाइल किया विथ प्रायर अप्रूवल एंड सेंक्शन ऑफ एनसीएलटी। ठीक है, एनसीएलटी से परमिशन लेकर, और एनसीएलटी ने खुद परमिशन कब दी थी? डिपार्टमेंट से पूछा था ना नोटिस देकर कि कोई ऑब्जेक्शन है क्या, तो तब तो डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया। ठीक है, तो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट, एनसीएलटी ने अप्रूवल देते वक्त डिपार्टमेंट को भी पूछा था, तब तो डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं बोला। तो इस केस में अब एसएससी को सीबीडीटी को कंडोनेशन लेटर लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इफेक्टिवली हुआ क्या? एसएससी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है, भले ही जो इनकम टैक्स एक्ट में रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो चुकी थी। ठीक है, तब भी वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये केस था। अब तो ये सेकंड केस हमने पढ़ा। अब बात करते हैं तीसरा केस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। केस का नाम है चेतक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन है, चेतक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। चलिए इस केस के फैक्ट्स पढ़ते हैं। फैक्ट्स क्या है देखिए, द प्रेडिसेसर पार्टनरशिप फर्म एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कि हम रोड बनाएंगे, एंड कलेक्शन ऑफ रोड और टोल टैक्स। एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया कि हम रोड बनाएंगे और टोल टैक्स, रोड टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप फर्म ने ये काम किया। कब? मार्च कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया? 27 मार्च को रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। और इनॉग्रेशन कब हुआ? 1 अप्रैल को। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म ने रोड कंस्ट्रक्शन किया, एग्रीमेंट किया गया, उस पार्टनरशिप फर्म ने एग्रीमेंट किया राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि हम रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे और टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम पार्टनरशिप फर्म ने किया। कब? 27 मार्च को। और इनॉग्रेशन हो गया 1 अप्रैल को। लेकिन इसके बीच में ये पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो गई कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। कब? 28 मार्च को। ठीक है, इवेंट की सीक्वेंस ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 मार्च को रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, 27 मार्च को रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, 28 मार्च को ये पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई। फिर 1 अप्रैल को इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, तो जब इनॉग्रेशन किया गया तब ये कंपनी बन चुकी थी कि नहीं? यस, ये कंपनी बन चुकी थी। और इंटीमेशन ऑफ सच कन्वर्जन, उसकी इंटीमेशन भी दे दी गई थी चीफ इंजीनियर रोड्स को, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है बता सकते हो?
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, राजस्थान, जयपुर। ठीक है, इंटीमेशन भी दे दी गई। तो उन्होंने क्या किया, हु कैंसिल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और कंपनी वाला फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, पार्टनरशिप फर्म ने रोड कंस्ट्रक्शन किया और इनका बिजनेस क्या था, टोल कलेक्शन, रोड टैक्स कलेक्शन। कंस्ट्रक्शन करते वक्त पार्टनरशिप फर्म थी, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 27 मार्च को। 28 मार्च को ये पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होकर कंपनी बन गई और फिर 1 अप्रैल को इनॉग्रेशन कर दिया गया रोड का। ठीक है, इवेंट की सीक्वेंस बहुत ध्यान रखनी है आपको। चलिए, अब यहां इशू क्या राइज हुआ, फैक्ट्स तो आपने पढ़ लिए, इशू क्या राइज हुआ क्वेश्चन ऑफ लॉ में देखते हैं, इशू क्या राइज हुआ। ये एग्रीमेंट तो हुआ था पार्टनरशिप फर्म के साथ, पार्टनरशिप फर्म के साथ। पार्टनरशिप फर्म ने किससे एग्रीमेंट किया, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। एंड वर्क डन इन परसुएंस देयरऑफ सर्वाइव अपॉन इट्स कन्वर्जन। अब ये पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो गई कंपनी में। तो देखिए, ये जो काम है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कहलाता है। इसका ATIA में डिडक्शन मिलता है, ATIA में डिडक्शन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस करते हैं तो डिडक्शन मिलता है ATIA में, जिसको हम इनकम रिलेटेड डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, या प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन कहते हैं। तो बताइए, डिडक्शन मिल जाएगा क्या? तो कोर्ट से ये पूछा जा रहा है कि डिडक्शन मिल जाएगा क्या? ये क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है? ये क्वेश्चन पूछा इसलिए जा रहा है, आपको पहले रेलेवेंट प्रोविजन पढ़ना होगा। ATIA में दे क्या रखा है कि ये डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है। ATIA वाला, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला जो बिजनेस है, उसका डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है। तो ये तो पार्टनरशिप फर्म है ना, जिसने रोड का कंस्ट्रक्शन किया, बाद में कंपनी बनी। ठीक है, तो बताइए, डिडक्शन ATIA का मिलना चाहिए क्या? इशू ये राइज हुआ। तो पहले हम रेलेवेंट प्रोविजंस पढ़ते हैं कि ये ATIA का डिडक्शन लेना चाह रहे हैं, तो ATIA के प्रोविजंस क्या हैं? ATIA का सबसेक्शन 4, उसका क्लॉज 1, ATIA का सबसेक्शन 4, उसके अंदर क्लॉज 1, उसमें दे रखा है SSC मस्ट बी एन एंटरप्राइज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, या डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, तो हम शॉर्ट में बोल देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस। ठीक है, तो इसका डिडक्शन मिलता है ATIA के सबसेक्शन 4 क्लॉज 1 में, लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल हो तो ही मिलता है डिडक्शन। कंडीशन आपको 3 क्लॉज दे रखे हैं, क्लॉज A, B, C। ये एंटरप्राइज शुड बी ओन्ड बाय कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया होना चाहिए। कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया मतलब इंडियन कंपनी। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना, ATIA का डिडक्शन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला है, इंडियन कंपनी को ही मिलता है। दूसरी कंडीशन भी, द एंटरप्राइज शुड हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या लोकल अथॉरिटी से, या कोई अदर स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये एंटरप्राइज अपना ये बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला
कब शुरू करे, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1995 को शुरू करे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना एक बात का ध्यान रखना कि बट बिफोर 1 अप्रैल 2017। क्यों बिफोर 1 अप्रैल 2017? क्योंकि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 डिडक्शन 35 AD में मिलता है। ध्यान है आपको, 35 AD बिजनेस हेड में स्पेसिफाइड बिजनेस में इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को कवर कर दिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 जो बिजनेस स्टार्ट होंगे उनको डिडक्शन 35 AD में मिलेगा। क्लियर, समझे बात? तो बट यहां पर देखिए, यहां पर 80IA की काम आएगी, 35 AD नहीं। क्यों? क्योंकि एसएससी ने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया बोलो? 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2000 को बिजनेस स्टार्ट किया तो एसएससी को डिडक्शन 80IA में ही मिलेगा, क्योंकि ऑन और आफ्टर किया 1 अप्रैल 1995, बट बिफोर 1 अप्रैल 2017 किया। तो एसएससी के लिए स्टिल कौन सा सेक्शन लगेगा? 80IA सबसेक्शन 4 क्लॉज 1। ठीक है, चलिए, तो हमने रेलेवेंट प्रोविजंस भी पढ़ लिए कि एसएससी 80IA में डिडक्शन लेना चाह रहा है, मिलेगा या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने नोट की कंडीशन सेटिस्फाइड तो यस, डिडक्शन मिल जाएगा। कंडीशन ए सेटिस्फाई मानी जाए या नहीं? कंडीशन ए में क्या था? एसएससी इंडियन कंपनी होना चाहिए। तो एसएससी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा था कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इज टू एक्वायर ए गोइंग कंसर्न एंड कंटिन्यू द बिजनेस कैरीड ऑन बाय पार्टनरशिप फर्म, कि हम पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। एज ए गोइंग कंसर्न हम उस बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे। ये इस एसएससी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दे रखा था। और अब ये पहले पार्टनरशिप फर्म थी, अब कंपनी में कन्वर्ट हो गई। तो इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है कि सारी प्रॉपर्टीज जो पार्टनरशिप फर्म की थी कंपनी के पास आ गई और पार्टनरशिप फर्म सीज टू एग्जिस्ट हो गई और अब कंपनी बन गई है अंडर कंपनी लॉ। और जो बिजनेस था ना वो अब कंपनी का बिजनेस हो गया है और कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब ये इंडियन कंपनी है। रोड कंस्ट्रक्शन भले ही कंप्लीट हो गया था 27 मार्च को और बट इनॉग्रेशन कब हुआ? 1 अप्रैल 2000 को। तो आफ्टर विच कंपनी अपना टोल टैक्स कलेक्ट कर रही है। इसका मतलब जब बिजनेस कमेंसमेंट की डेट क्या है? बिजनेस कमेंसमेंट की डेट है 1 अप्रैल 2000। अब मुझे चेक करके बताओ कि एज ऑन 1 अप्रैल 2000 को एसएससी का स्टेटस क्या है? वो पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है? तो एज ऑन 1 अप्रैल 2000 को ये कंपनी है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना कि एसएससी इंडियन कंपनी है और बिजनेस ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला चला रहे हैं। तो कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाइड। अब कंडीशन नंबर बी चेक करते हैं। कंडीशन नंबर बी चेक करते हैं कि जब एग्रीमेंट हुआ वो तो पार्टनरशिप फर्म और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हुआ था ना। एग्रीमेंट इनिशियली किसके साथ हुआ था? प्रीडिसेसर पार्टनरशिप फर्म और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हुआ था। बट एक बात बताऊं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, ये बात पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुकी थी कि इन फ्यूचर हम कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और तब नेम ऑफ कंपनी इन द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें पार्टनरशिप फर्म का नाम हटाया जाएगा और कंपनी का नाम डाला जाएगा। तो नेम ऑफ द कंपनी इन द एग्रीमेंट सो एग्जीक्यूटेड बी रिकॉर्डेड।
recognizing the change and include its successor and assignees। मतलब क्या, जब इस पार्टनरशिप फर्म ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ रोड कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट किया, तभी उनको बता दिया था कि इन फ्यूचर हम कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी तो उनको सेंशन दे दी थी। स्टेट गवर्नमेंट हैड ग्रांटेड सेंशन टू द कंपनी एंड ओरिजिनल एग्रीमेंट जो कि हुआ था पार्टनरशिप फर्म के साथ, वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली स्टूड कन्वर्टेड इन फेवर ऑफ एसएससी कंपनी। तो एग्रीमेंट इनिशियली तो पार्टनरशिप फर्म के साथ हुआ था, वो एसएससी कंपनी में के नाम से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कब से, जब से कंपनी बनी, जब पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्जन हुआ 28 मार्च को, तभी क्या हो गया, ये एग्रीमेंट भी कन्वर्ट हो गया पार्टनरशिप फर्म से कंपनी के नाम में, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी के नाम में कन्वर्ट हो गया एग्रीमेंट भी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी तो एग्री थी और स्टेट गवर्नमेंट को पहले से इंटीमेट भी किया था पार्टनरशिप फर्म में कि हम इन फ्यूचर कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कब हुआ, 1 अप्रैल 2000 को इनॉग्रेशन हुआ ना। एट दैट टाइम ये कंपनी थी, तो बताइए डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं। कंडीशन ए और बी सेटिस्फाई हो ही रही है। सी वाली कंडीशन क्या थी कि ये अपना एंटरप्राइज कब स्टार्ट करें, देखो सी कंडीशन क्या थी कि ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस कब शुरू करें, 1 अप्रैल 1995 के ऑन और आफ्टर, बट बिफोर 1 अप्रैल 2017। तो ये थर्ड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बिजनेस कमेंसमेंट के वक्त ये कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया है। सेकंड, इन्होंने एग्रीमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो कंडीशन नंबर बी भी सेटिस्फाइड हो गई और कंडीशन नंबर सी, तीनों सेटिस्फाइड हो गई। डिपार्टमेंट को अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही है एसएससी से। एसएससी कंडीशन तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी सी, तो उसको एटीआईए का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसएससी कंपनी क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीआईए, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला बिजनेस चला रहे। ये कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया है, इन्होंने एग्रीमेंट किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो एसएससी को एटीआईए का डिडक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अपील चैप्टर में नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। केस का नाम है जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी एंड ओआरएस। सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन है ये। देखिए केस के फैक्ट्स क्या हैं। केस के फैक्ट्स समझते पहले। ए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो कि अप्रूव कर दी दिल्ली हाई कोर्ट ने, परसुएंट टू विच एसएससी बाउट बैक शेयर्स, मतलब बायबैक का केस है। बायबैक, देखिए अगर एक डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है शेयर्स की, तो उस पर एआईटी लगता है, क्या, एडिशनल इनकम टैक्स। ठीक है, 20% आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा ना सेक्शन 115 QA कि एट द टाइम ऑफ बायबैक, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है शेयर होल्डर से शेयर्स, तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करेगी उस पर कंपनी को एआईटी भरना पड़ेगा 20% की रेट से, इंक्लूडिंग 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ध्यान है सेक्शन 115 QA, कंपनी एआईटी एडिशनल
इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाती है इन केस ऑफ बायबैक। यहां उसी की बात आ रही है, ये बहुत बड़ा बायबैक था यहां पर। तो देखिए, फॉर ए कंसीडरेशन फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी से बायबैक किया एंड डिक्लेयर द डिटेल्स इन द ट्रांजेक्शन इन आईटीआर, आईटीआर के अंदर डिटेल डिक्लेयर तो की बट डिनाइड एनी टैक्स लायबिलिटी देयर ऑन। उस पर जो एआईटी लगता था ना, सेक्शन 115 क्यूए वाला, वो एआईटी पे करने की लायबिलिटी से कंपनी मुकर गई। ठीक है, क्यों मुकर गई? देखो, कंपनी का क्या कहना था कि ये जो बायबैक है वो 115 क्यूए वाला बायबैक नहीं है, ये तो बायबैक पर्सुएंट टू स्कीम अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट है। ठीक है, मतलब हमने तो बायबैक किया कि हाई कोर्ट ने हमको अप्रूवल दी, ये सेक्शन 115 क्यूए वाला बायबैक नहीं है। बताइए, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है क्या? नहीं है। अपेरेंटली लग रहा है आपको कि आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है। मतलब एसएससी कोर्ट में कुछ भी बोल देते कि ये तो सेक्शन 115 क्यूए वाला बायबैक नहीं है, ये तो हाई कोर्ट ने अप्रूवल दी उसके अकॉर्डिंग बायबैक है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया? नोटिस इश्यू किया स्क्रूटनी का, 143 सबसेक्शन 2 मतलब स्क्रूटनी का नोटिस इश्यू किया और डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जिसमें एसएससी का कंटेंशन रिजेक्ट कर दिया और एसएससी को बोला कि आप एआईटी पे करने के लिए लायबल हो अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर अंडर सेक्शन 115 क्यूए में। ठीक है, तो 115 क्यूए में एसएससी लायबल है। अब देखिए एसएससी क्या कर रहा है आगे। एसएससी रिट पिटीशन फाइल कर रहा है अगेंस्ट दिस पोर्शन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। एसएससी रिट पिटीशन फाइल कर रहा है, ये बात भी ऑब्जेक्शनेबल है। क्या एसएससी को रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए क्या? तो डिपार्टमेंट ने आगे चलकर इसी बात पे ऑब्जेक्शन किया। डिपार्टमेंट सबमिटेड दैट सिंस द रेमेडी ऑफ अपील वाज अवेलेबल टू द एसएससी, रिट पिटीशन शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। कि एसएससी कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर रहा है, ठीक है, ये रिट पिटीशन एक्सेप्ट नहीं की जानी चाहिए। क्यों? एसएससी के पास अपील करने का राइट मौजूद है। ठीक है, देखिए ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपको कोई रेमेडी दे रखी है, अपील करने की फैसिलिटी दे रखी है, तो आप अंडर इनकम टैक्स एक्ट अपील क्यों नहीं करते? अंडर इनकम टैक्स एक्ट आपको अपील करने का राइट दे रखा है। ठीक है, तो आप अपील करो ना। आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में क्यों जाते हो? रिट पिटीशन फाइल कर देते हो, सीधे कोर्ट में पहुंच जाते हो। आपको इनकम टैक्स एक्ट अपील करने की फैसिलिटी देता है। तो एक्ट में अगर कोई रेमेडी अवेलेबल है, एक्ट में अगर कोई रेमेडी अवेलेबल है, तो एसएससी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्यों चाहता है? ऐसा अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है कि एसएससी पहले एक्ट में जो रेमेडी दे रखी अपील की वो एक्सरसाइज करे। हाँ, अगर एक्ट आपको रेमेडी ना दे, अपील करने की फैसिलिटी नहीं दे, तो आप जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रिट पिटीशन तब फाइल करो आप। ऐसे ही सब लोग हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे तो दिक्कत होगी। चलिए, तो ऐसे अब देखो एसएससी का क्या कहना है। एसएससी का कहना है कि ये जो डिमांड आई है मेरी 115 क्यूए वाली, could not be considered as forming part of assessment order। एसएससी का कहना है कि मैं असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहा हूं जो मैं अपील करूं। मैं तो 115 क्यूए के अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसको डिनाई कर रहा हूं। ठीक है, मैं असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहा हूं।
असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर रहा होता तो अपील करता। ठीक है, अब बताइए क्या एसएससी असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है या 115 क्यूए की लायबिलिटी को चैलेंज कर रहा है? आप खुद ही समझ रहे हो इस बात को कि एसएससी 115 क्यूए की डिमांड को चैलेंज कर रहा है, वो असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो एसएससी का कहना है कि मैं असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तो अपनी 115 क्यूए की डिमांड को चैलेंज कर रहा हूं, एंड इट मस्ट बी समथिंग सेपरेट, ये अलग है फ्रॉम असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, मैं असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर रहा होता ना तो अपील करता। ठीक है, मैं तो 115 क्यूए की लायबिलिटी को डिनाई कर रहा हूं, इसलिए मेरा रिट पिटीशन फाइल करना सही है। इधर डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन है कि एसएससी को रिट पिटीशन की फैसिलिटी नहीं दी जाए, उसको तो अपील फाइल करने की रेमेडी अवेलेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो अपील फाइल नहीं करके सीधे कोर्ट में रिट पिटीशन कैसे फाइल कर रहा है? गलत है ये प्रोसीजर। ठीक है, तो देखिए रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है। अब इस केस में पहले आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्या कोर्ट से पूछा गया। इज अपीलेट रेमेडी बाय वे ऑफ अपील बिफोर सीआईटी अपील। इस केस में एसएससी क्या कर सकता था? सीआईटी अपील को अपील कर सकता था अंडर सेक्शन 246A। अवेलेबल है टू डोमेस्टिक कंपनी जो अपनी लायबिलिटी डिनाई कर रही है एडिशनल इनकम टैक्स पे करने की इस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर। ठीक है, तो एक डोमेस्टिक कंपनी जब बायबैक करती है तब इस डोमेस्टिक कंपनी को एआईटी एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है, वो इस लायबिलिटी से डिनाई कर रही है, तो क्या इसके अगेंस्ट वो अपील कर सकती है क्या सेक्शन 246A में? तो देखिए रेलेवेंट प्रोविजन क्या है 246A, उसके अंदर क्या दे रखा है वो समझना पड़ेगा। तो सेक्शन 246A को समझते हम। एनी एसएससी एग्रीड अगेंस्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स में अपील टू सीआईटी अपील। मतलब सेक्शन 246A में अपीलेबल ऑर्डर्स की लिस्ट दे रखी है कि अगर हम एग्रीड पार्टी हैं तो सीआईटी अपील को अपील कर सकते हैं किसी ऑर्डर के अगेंस्ट। वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, एनी ऑर्डर अगेंस्ट एसएससी पास हुआ वेयर द एसएससी डिनाइज हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दिस एक्ट। अब देखो इस बात को पकड़ के रखना, आप 246A में दे रखा है कि ऐसा कोई ऑर्डर पास हो जहां एसएससी अपनी लायबिलिटी को डिनाई करे। ठीक है, इसी को लेकर बात आगे बढ़ेगी। क्लियर? तो इस बात को पकड़ के रखना। फिर पॉइंट नंबर 2 दे रखा आपको, एन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1B वेयर द एसएससी ऑब्जेक्ट्स टू मेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये तो इंटीमेशन की बात हो रही कि एसएससी इंटीमेशन के अगेंस्ट भी सीआईटी अपील को अपील कर सकता है। ठीक है, और थर्ड में क्या, असेसमेंट ऑर्डर पर भी एसएससी अपील में जा सकता है। स्क्रूटनी का 143(3) और 144। तो स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट भी एसएससी सीआईटी अपील को अपील कर सकता है सेक्शन 246A में। Where the SSC objects to the amount of income assessed or to the amount of tax determined or to the amount of loss computed or to the status under which he is assessed। ठीक है, तो ये तो असेसमेंट ऑर्डर की बात हो रही है कि असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया स्क्रूटनी का या बेस्ट जजमेंट का, तो इस ऑर्डर पे भी अपील हो सकती है सीआईटी अपील को ही सेक्शन 246A में। और वो एआईटी वाला सेक्शन कौन सा? 115QA। 115QA में क्या बोला? शेयर्स आर बाउट बैक एट ए प्राइस हायर देन प्राइस एट विच दोस शेयर्स वर इश्यूड। मतलब शेयर्स इश्यू करते वक्त
जितना पैसा मिला था कंपनी को, अब बायबैक पर क्या हो रहा है, शेयर्स आर बाउट बैक एट ए प्राइस, ज्यादा प्राइस पर बायबैक कर रहे हैं। तो जो बैलेंस अमाउंट एक्सेस दे रहे हैं शेयर होल्डर को, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम माना जाता है शेयर होल्डर के लिए, और उस पर कंपनी को AIT भरना पड़ता है 20% की रेट से। उस पर सरचार्ज भी लगता है, ध्यान रखना 12%, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जुड़ता है 4%। और AIT कौन पे करेगी, डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, तो ये हमने रेलेवेंट प्रोविजंस पढ़े। अब बात करते हैं ये जो सिचुएशंस थी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की, सिचुएशन नंबर 2 और 3, वो तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स की वजह से होती हैं, बट ये जो सिचुएशन आपकी 2 और 3 है ना, 2 और 3, वो असेसमेंट की वजह से होती हैं, इंटीमेशन की वजह से होती हैं। लेकिन बताना मुझे, ये फर्स्ट वाली सिचुएशन, एनी ऑर्डर अगेंस्ट एसएससी वेयर द एसएससी डिनाइज हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दैट, या ये किसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का नतीजा है क्या? नहीं। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का नतीजा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अब बात करते, देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो सिचुएशन नंबर 1 है, इज स्टैंड अलोन पोस्टुलेट and is not dependent purely on assessment proceedings. The expression denies its liability to be assessed is quite comprehensive. इसमें काफी चीजें कवर हो जाएंगी, जहां पर भी एसएससी अपनी लायबिलिटी को डिनाई करे, मैटर फॉल कर जाएगा, और ऐसा जो भी ऑर्डर पास होगा उस पर सेक्शन 246A में ही CIT को अपील होगी। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है कि एसएससी अपनी लायबिलिटी को डिनाई कर रहा है। एनी डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 115QA रिगार्डिंग क्वांटिफिकेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड द क्वेश्चन वेदर सच कंपनी इज लायबल और नॉट वुड फॉल विद इन द अम्बिट ऑफ सिचुएशन फर्स्ट, उसमें ही कवर करेगा। An order against SSC where the SSC denies its liability to be assessed under this act. तो होना क्या चाहिए, एसएससी का कहना था हमारा रिट पिटिशन फाइल करना जायज है, बट रिट पिटिशन फाइल करना जायज नहीं है, यहां पर तो CIT अपील को ही अपील करनी पड़ेगी। तो एसएससी सीधे कोर्ट चला गया, रिट पिटिशन फाइल करके ये रास्ता, ये रूट वैलिड नहीं है, एसएससी को अपील करनी पड़ेगी। इसको CIT अपील को अंडर सेक्शन 246A वही मेंटेनेबल होगी। ठीक है, इसकी सुनवाई CIT अपील के सामने होगी, तो इस मैटर पर 246A में अपील होगी। रिट पिटिशन फाइल करना जायज नहीं है। तो ये 4 केसेस हमने डिस्कस किए जो एडिशनल आए नवंबर 2020 के लिए। टोटल 14 केसेस थे, जिसमें से 10 वही वाले जो मई 2020 के लिए हमने जो वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस बात को हम फर्स्ट पेज पर ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।